My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. वार्निंग, नावल के तमाम जुमला हकूक़ मुसन्फ़ा के पास महफूज हैं। नावल के नाम, डायलॉग, सीन या किसी भी हिस्से को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, कुतब या रिसाले में कॉपी करना सख्त ममनू और कानूनी जुर्म है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉपी करने वाले के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। सो फाइनली आज जो है एपिसोड आ गई। कल नहीं आ पाई क्योंकि कल जो था नेटवर्क इशू था काफ़ी। कल मेरे ना मैसेजेस जा रहे, बाकी भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने ना जब मैं अपलोड करने का कर रही, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं अभी कर रही हूँ, बट कल मैंने आप लोगों के लिए 1-2 एडिट्स रेडी करके रखे हुए थे जो शॉर्ट्स थी, और वो मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही, बट वो अपलोड नहीं हो पा रही। आई डोंट नो क्या ग्लिच था, बट नहीं हो रहा। सो आज जो है कुछ बेहतर हुआ, आज सिग्नल्स पूरे आ रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी जो है रिकॉर्ड करके अब एपिसोड अपलोड करती हूँ। सो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब जो है सीज़ फायर हो गया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और अब अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर वैसे ही रहे, कोई भी जो है इसमें वॉयलेशन मत हो, और अब जो है अमन और सलामती रहे दोनों मुल्कों के लिए। तो आप लोग भी अल्लाह ताला से जो है दुआ कीजिएगा, और हमारे मुल्क के जो शोधा हैं, चाहे वो सिविल लोग हैं, चाहे आर्म्ड फोर्सेस में से कोई थे, बिकॉज़ जो पायलट्स हमारे जो गए थे वो तो अल्लाह का शुक्र है सही सलामत खैर आफ़ियत से वापस आ गए, बट कुछ जो हैं फ़ौजी शहीद हुए हैं, बॉर्डर पे शहीद हुए हैं। अभी एक स्क्वाड्रन लीडर भी शहीद हुए थे इधर एयरबेस पे। तो आप लोग जो हैं उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करना, अल्लाह उनकी शहादत कबूल करे और हमारे मुल्क को जो है सलामत रखे हमेशा, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए जो है ख़ास दुआ कीजिएगा। सो आज जो है एपिसोड नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। और एपिसोड अभी जो है फ़र्स्ट बाब ही चल रहा है हमारा, और जब एपिसोड 3 का पार्ट 2 जब अपलोड होगा तो तब हमारा फ़र्स्ट बाब एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड बाब स्टार्ट होगा, और बाब जब कोई नया बाब शुरू होगा ना, तब स्टोरी भी थोड़ी सी जो है ना आपको चेंज नज़र आएगी। एक अभी फ़र्स्ट बाब में जो है वो जो था, एक स्टोरी की बेस बनाई है मैंने फ़र्स्ट बाब में, इंट्रो आप कह लें, बेस कह लें, वो बनी है। सेकंड बाब से जो है स्टोरी आपको थोड़ी सी चेंज, आपको लगेगा कि प्रोग्रेस हुई है। इसी तरह जब थर्ड होगा बाब तो वो सेकंड से चेंज होगा। तो इसी तरह से जो है ना हर चैप्टर वाइज चेंज आता रहेगा, इसलिए मैंने इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है जी। तो अब आप लोग, मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ, और प्लीज़ जो जो रीडर्स रीड करते हैं वो लाइक भी किया करें और कमेंट में अपना रिव्यू शेयर किया करें। एक राइटर जो है वो इतनी लंबी एपिसोड लिख के देता है, तो आप लोग एटलीस्ट छोटा सा ही बेशक रिव्यू तो शेयर किया करें ना। इस तरह जो है चैनल की एक तो रीच डाउन होती है, और दूसरी चीज़ राइटर को ख़ुद भी नहीं पता चल रहा होता कि वो मतलब लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग इसलिए रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए, और इतने लोग पढ़ते हैं बट रिव्यू जो है वो गिने चुने होते हैं कुछ ही लोगों के, तो जो जो भी पढ़ते हैं लाइक भी क्या करें और रिव्यू भी शेयर किया करें, ठीक है। सो अब जो है ज़्यादा देर किए बगैर मैं एपिसोड स्टार्ट करती हूँ। आज की एपिसोड लास्ट वाले के मुकाबले में लंबी है, ये मैंने बात पहले ही बता दी थी। आज 7 सीन्स हैं आई थिंक, और जो हैं कुछ लॉन्ग है कुछ शॉर्ट हैं, ठीक है, मिक्सअप्स है, बट ड्यूरेशन जो है अब मैं कम ही रखा करूँगी 1 आवर से। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी कि फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में फिर टाइम लग जाए तो अपलोड करने के लिए टाइम कुछ होता नहीं। और आज तो मैं थोड़ा जल्दी करूँ, वरना वैसे तो मैं 10 बजे के बाद ही अक्सर कर रही होती रिकॉर्डिंग, बट ये पहले कि मैंने कल की लिख के रखी हुई थी, आज बस प्रूफ रीडिंग करके या एक कुछ जगहों पर मैंने चेंजेस करनी थी, तो वो करके जो है मैं आपको दे रही हूँ। अब जो है एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इब्ने आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर, अस्कलम रायना शेख, किस नंबर 2, पार्ट नंबर 2। शहाब कुरैशी सिंगल सोफ़े पर टांग जमाए बैठे हुए थे। उनके साथ वाले सिंगल सोफ़े पर शमा बेगम बैठी हुई थी। दाएं जानिब कबीर बैठा था और बाएं जानिब फ़िज़ा। वो सब इस वक्त ज़रलिश का इंतज़ार कर रहे थे। वो कल रात को काफ़ी देर से वापस आई थी, इसी वजह से शमा बेगम ने उसको जल्दी उठाना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद कैप्टन डॉक्टर ज़रलिश के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो कदम उठाती डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ी।
वो बेबी पिंक कलर के गाउन में मलबूस, हाथ में सिल्वर कलर का क्लच थामे और सर पर पिंक कलर का ही शिफॉन का हिजाब लपेटे नीचे आ रही थी। आज शहाब कुरैशी और शमा शहाब कुरैशी ने अपने बहुत से अजीज़ों और दोस्तों को रात के खाने पर मदऊ किया था, जिसकी वजह से सभी आज बेहतरीन तरीके से तैयार हुए थे। जरलिश के डाइनिंग रूम में दाखिल होते ही शहाब कुरैशी खड़े हुए और अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया। उसके बाद शमा बेगम भी उससे मिली। बेटा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, लेकिन ये हिजाब तुम्हारे कपड़ों के साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, और वैसे भी आज ईद है, बस इसे उतार दो। शमा बेगम ने उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा। जी मम्मी, मैंने भी कल यही कहा था आपी को, लेकिन ये मुझ पर गुस्सा करने शुरू हो गई। फिल्ज़ा ने भी इस बात में हिस्सा डालते कहा। मम्मी फिल्ज़ा, अगर आज हम लोग घर में अकेले होते तो मैं ना लेती हिजाब, लेकिन रात को इतने लोग इनवाइटेड हैं हमारे घर पर, क्या उनके सामने ईद की वजह से मैं बेहिजाब होकर आ जाऊँ? ईद मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है, और जब ये है ही सिर्फ हम मुसलमानों के लिए, तो क्यों हम अपने मजहबी कवानीन पर अमल करते हुए इसे नहीं मनाते? जरलिश के जवाब पर कुछ लम्हे के लिए शमा बेगम और फिल्ज़ा लाजवाब हुई, जबकि कबीर और शहाब कुरैशी मुस्कुराए। शहाब कुरैशी को जरलिश का यह फ़ैसला बेहद पसंद आया था कि उनकी बेटी दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना आता है। कबीर ने भी उसका भरपूर साथ दिया था, क्योंकि वह इस बात पर यकीन रखता था कि अल्लाह ने हर इंसान को आज़ाद पैदा किया है, और इस बात का मतलब यह है कि हर आकिल व बालिग शख्स अपने फ़ैसले करने में आज़ाद है। जब किसी शख्स पर कोई चीज़ मुसल्लत की जाती है तो उसको उस चीज़ में हज़ार खामियाँ नज़र आती हैं, लेकिन जब कोई शख्स खुद गौर व फिक्र करके फ़ैसला लेता है तो अक्सर वो फ़ैसला उसके लिए मुफीद साबित होता है। माँ बाप के पास ये इख्तियार है कि वो अपने बच्चों को सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर आएँ, लेकिन अगर माँ बाप ही इंसान को इस्लाम के कवानीन की पासदारी करने से रोक रहे हों तो क्या तब भी वो फ़ैसला कबूल कर लेना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। माँ बाप का हुक्म सर आँखों पर, उनका हुक्म मानना औलाद पर फ़र्ज़ है, लेकिन सिर्फ वो हुक्म जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो। अगर वालिदैन अपनी औलाद को दीन से दूर करना चाहें तो ऐसे में अपने दीन और उसके अहकामात को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन वालिदैन के एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारा एक सोशल सर्कल है, लोग तुम्हें पुराने ज़माने की सोच रखने वाली समझेंगे। शमा बेगम ने उसे फिर उसके मकसद से हटाने की कोशिश की। मुझे लोगों की परवाह नहीं है मम्मी, आप अच्छा काम करो, लोगों को वो भी गवारा नहीं। आप बुरा काम करो, लोग तब भी बोलेंगे। उन लोगों की वजह से मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर सकती ना। मुझे वही काम करना है जो मेरे अल्लाह को पसंद है, ना कि वो जो उन लोगों को पसंद है। जरलिश ने एक दफ़ा फिर से तफसील से बताया। शम्मा, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर वो इस रास्ते पर चलना चाहती है तो तुम क्यों उसको रोक रही हो? क्या मैंने किसी भी मामले में तुम पर कभी सख्ती की? नहीं ना। तो इसी तरह जरलिश भी छोटी बच्ची नहीं है, अपना अच्छा बुरा जानती है। वो जो करना चाहती है उसे करने दो। शहाब कुरैशी ने तहम्मुल से शमा बेगम को समझाया। जरलिश अपने बाप को देखती मुस्कुराई। लड़कियों का पहला हीरो उनका बाप होता है, और किस्मत वाली होती हैं वो बेटियाँ जिनको अपने बाप का हर मामले में सहारा मिलता है। आप लोग कभी मेरी कोई बात मत सुनना, आप लोगों के भले के लिए ही कहती हूँ। ठीक है, बस आइंदा मैं भी कुछ नहीं कहूँगी, करें जो करना है। शमा बेगम ने तल्ख लहजे में शहाब कुरैशी को देखते हुए जवाब दिया, जिन्होंने उनकी बात सुनते अपने माथे पर परेशानी से हाथ फेरा। मम्मी छोड़े ना, गुस्सा तो मत करें, ईद है आज, आए बैठे हम सब बातें करते हैं। वैसे ही अभी थोड़ी देर तक मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, फिर हमें तो आपस में बातें करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आओ जरलिश, बैठो तुम भी। कबीर ने एहतराम और मोहब्बत से पहले अपनी माँ को और फिर जरलिश को बैठने का कहा। थोड़ी देर तक शमा बेगम का मुँह ठीक हो गया और वह सब हंसी खुशी बातें करने लगे। सवेरा यार, इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी? कोई एक दो चीज़ें ही बना लेती, तुमने तो इतना एहतमाम कर लिया। सवेरा की दोस्त बिस्मा ने कहा तो सवेरा खाना पेश करते हुए मुस्कुराई। तुम कौन सा रोज़ रोज़ आती हो, कभी कभी तो आती हो, और भाई और बच्चे तो इतने अरसे बाद आए हैं हमारे घर, इसीलिए मैंने आज ये सब कुछ अपने हाथों से बनाया। सवेरा ने रवानी से झूठ बोला, और उसकी ये बात सुनते अपने कमरे से बाहर निकलते हुए आहिया ठटकी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आज खाने की हर एक चीज़ आहिया ने ही बनाई थी, सवेरा ने तो बस सलाद काटा था और मेहमानों के सामने सब पेश किया था। अरे भाभी, बिस्मा का तो तकरीबन रोज़ का ही आना जाना होता है आपके घर। बिस्मा का शौहर जहांगीर हंसते हुए गोया हुआ। वो एक बावकार शख्स था। आज भी वो यहाँ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन बिस्मा और सवेरा के इसरार पर आ गया।
भाई मैं तो इसे कहती हूँ खाने का, लेकिन ये बस थोड़ी देर बैठ के चली जाती है। आज कितने ही अरसे बाद ये खाना खाने पर आमादा हुई है। सवेरा ने गोश्त का सालन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सवेरा की बात पर सभी मुस्कुराए। थोड़ी देर में ही एक दूसरे को पूरे मोहल्ले की रुदास सुनकर और सुनाकर जाती हैं। दरवाजे के पास खड़ी आहिया ने दिल ही दिल में सोचा और फिर कैसर साहब के कमरे में चली गई। सवेरा अब अपनी प्लेट में खुद भी खाना डालते बिस्मा और उसकी फैमिली के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ हो गई। कैसी तबीयत है बाबा आपकी? आहिया ने कैसर साहब के पास बैठते पूछा। ठीक हूँ बेटा मैं, लेकिन तुम थकी हुई लग रही हो मुझे, कैसर साहब ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। जी वो बस काम की वजह से। आप बताएं, आप बोर तो नहीं हुए? आज आपके पास ज़्यादा बैठ नहीं सकी ना मैं, आहिया ने लाड से कहा। नहीं बेटा मैं बोर नहीं हुआ, अरमान बैठा शरारतें कर रहा था मेरे पास, अब उसके साथ क्या बोर हो सकता हूँ मैं? कैसर साहब ने उसके बालों में उंगलियां चलाते कहा। आहिया उनकी बात पर हंसी। अरमान की बहुत सी आदत बिल्कुल भाई की तरह, आहिया ने शहराम को याद करते कहा। हाँ मुझे भी उसको देखकर शहराम याद आता है। वैसे आज शहराम से बात ही नहीं हुई मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तुम अपना लेकर आओ, वीडियो कॉल करते हैं उसे। कैसर साहब की बात पर आहिया परेशान हुई कि वो क्या जवाब दे उन्हें। बाबा मेरा फ़ोन टूट गया, आहिया ने झिझकते हुए कहा। कैसे? कैसर साहब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। बाबा वो मैं ऊपर कपड़े धो रही थी तो हाथ से छूट गया और इतने ऊपर से गिरने की वजह से टूट गया। आया ने झूठ बोला। वो कभी भी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने बाबा की सेहत की वजह से उनसे असल वजह छुपा गई, क्योंकि वो जानती थी अगर उन्हें सच बात बता दी तो वो फिर से परेशान हो जाएंगे। मैंने और तुम्हारी मामा ने तुम्हें झूठ बोलना तो नहीं सिखाया आहिया? कैसर साहब इस दफ़ा सख्ती से गोया हुए। आहिया ने भी अपने साथ अपने बाप का सख्त रवैया ज़िंदगी में पहली दफ़ा महसूस किया था। एक लम्हे के लिए वो उन्हें देखती ही रह गई। बाबा मैं झूठ तो नहीं बोल रही। आहिया ने अपने आंसुओं पर जब्त करने की बेहद कोशिश की, लेकिन आंखों से आंसू फिर भी बह निकले थे। कैसे साहब ने फ़ौरन उसकी आंखें साफ की। इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं डांटा, लेकिन तुम जानती हो मैं झूठ ना बोलता हूँ ना सुनता हूँ। तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो बेटा। कैसे साहब ने आपके नरमी से उसे समझाया और उसके माथे पर बोसा दिया। आई एम सॉरी बाबा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपको बुरा लगेगा। आहिया ने भी अपनी भीगी आंखों को साफ करते कहा। उसे खुद भी अपने झूठ पर शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे बुरा लगना ही था बेटा, मुझे तो फ़ख्र ही इस बात पर है कि मेरी औलाद बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने और मरियम ने तुम दोनों को देखना चाहा। हमने तुम दोनों को झूठ बोलने से मना किया है। माँ बाप की तरबियत पर कभी आंच नहीं आने देनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या है असल वजह? कैसर साहब ने उसे प्यार से समझाया। वो भी उनकी बात सुनते फर्माबरदारी से इस बात में सर हिला गई। जी बाबा मैं आइंदा ख्याल रखूँगी। ओ बाबा मैं आपको बात बता तो दूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें यह बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी, आप किसी और से जिक्र नहीं करेंगे। आइया ने उनका हाथ पकड़ते वादा लेते हुए कहा। उन्होंने उससे वादा कर लिया ताकि वो उन्हें पूरी बात बता सकें। बाबा वो कल भाभी ने गुस्से में तोड़ दिया। आहिया ने उन्हें पूरी बात तफसील से बताई, जिसे सुनते कैसर साहब के चेहरे के तासुरात सर्द हुए। मुझे पहले ही शक था, इसीलिए तुमसे पूछा। वो अब हद से बढ़ रही है और तुम हो कि ना मुझे सवेरा से बात करने देती हो और ना ही शहराम से। कैसर साहब ने कहा। बाबा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब आप गुस्सा मत हो प्लीज़, आहिया ने मासूम सी सूरत बनाते कहा। क्यों गुस्सा ना हूँ मैं? अब मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम अज़ कम मुझे शहराम से तो बात करने दो, वो सवेरा को समझाए। कैसे साहब ने उसे एक बार फिर इस बात पर रजामंद करने की कोशिश की। बाबा भाई को क्यों परेशान करें हम? वैसे ही वो कह रहे थे कि कुछ महीनों तक पाकिस्तान के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उन्हें आए हुए। तब आप आराम से बात कर लेना उनसे। आहिया ने उन्हें अपनी बात पर आमादा किया। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें मसला होगा यूनिवर्सिटी में बगैर मोबाइल का। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा के ले जाना, मैं तुम्हें फिर नया मोबाइल भी ले दूँगा। कैसर साहब ने मसले का हल निकाला। ओके बाबा मैं ले जाऊँगी आपका फ़ोन, लेकिन आप मेरे नए फ़ोन के लिए परेशान मत हो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं ले लूँगी उनसे। आहिया ने चेहरे पर तबस्सुम लाते कहा। बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ही दिलाऊंगा तुम्हें नया मोबाइल। अब हर बात नहीं मानूंगा मैं, कैसर साहब ने उसे एक घूरी से नवाजते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, आहिया ने हंसते हुए कहा और कैसर साहब भी उसे देखकर हंसे।
और फिर वक्फे वक्फे से उनकी खिलखिलाहटें गूंज रही थीं, जो कि बाहर बैठे किसी नफूस को मज़ीद नफ़रत की आग में जला रही थीं। ज़फ़र हाशमी और फ़ज़ीला बेगम इस वक्त जाफ़र हाशमी और ज़ीनत बेगम के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जाफ़र हाशमी ने ज़ीनत बेगम और दामिया के साथ 3 हफ़्ते बाद पाकिस्तान लौटना था और वो इस वक्त आइदिन और दामिया की शादी से मुतल्लिक बातें कर रहे थे। उन लोगों का इरादा पाकिस्तान पहुंचते ही कुछ महीनों के बाद उन दोनों की शादी के फंक्शंस मुनक्किद करने का था, लेकिन उनकी ज़िंदगियों ने क्या नया रुख लेना था, इस बात से तो हर कोई नावाकिफ़ था। आज ईद के दूसरे दिन की सुबह थी। सफ़ान अपने कमरे में अपने डॉक्यूमेंट्स और कुछ ज़रूरी फ़ाइल्स को एक बस्ते में डाल रहा था। उसने कल सुबह ही लाहौर के लिए निकलना था, क्योंकि ईद के चौथे दिन उसने वापस यूनिवर्सिटी जाना था और फिर वहाँ से अपना तमाम काम निपटाने के बाद इस्लामाबाद नस्ट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना था। वो अभी फ़ाइल रख ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी। बेटा तुम फारिग हो? मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है, सबीका महबूब अंदर आते बोली। जी मामा बैठे। सफ़ान ने बेड पर से गैर ज़रूरी सामान उठाया और उनके बैठने के लिए जगह बनाई और साथ ही थोड़े फासले पर वो भी बैठ गया। सबीका महबूब उसे देखते मुस्कुराईं। कल की दावत पर शमा बेगम ने उन्हें भी इनवाइट किया था, लेकिन उन्होंने माजूद कर ली, क्योंकि वो चाहती थी कि सफ़ान सिर्फ 2 दिन के लिए आया तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। वो उनके घर तीसरे दिन जाने का इरादा रखती थीं। बेटा देखो, तुम अब 29 साल के हो गए हो और अब तो माशाल्लाह से इतना अच्छा कमा लेते हो, तो मैं और तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दें। तुम क्या कहते हो इस बारे में? सबीका महबूब ने उसे अपने ख़यालात बताते उसकी राय पूछी। उसकी आंखों में यह बात सुनते किसी का अक्स उभरा था जो कि सबीका महबूब ना महसूस कर सकें। अभी ज़रूरी है क्या ये मम्मा? सफ़ान ने बेहद आहिस्ता आवाज़ में इस्तफसार किया। अभी नहीं तो फिर कब? बूढ़े होकर शादी करनी है तुमने? तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, सबीका महबूब ने उससे पूछा और उनके इतने सीधे सवाल पर सफ़ान से अपने एहसास छुपाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो फिर भी निहायत महारत से छुपा गया। नहीं मामा, मुझे कोई पसंद नहीं और मैं आपको सोचकर जवाब दे दूंगा कुछ दिनों तक, सफ़ान ने कहा तो सबीका महबूब हाँ में सर हिलाती कमरे से निकल गईं। उनके जाती सफ़ान ने अपनी हेज़ल आंखों को मेचा। वो कैसे बताता है कि जिसको वो दिल में बसाए बैठा था उसके और सफ़ान के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार थी, ऐसा फ़र्क जो कि दुनिया के लिए मायने रखता था, लेकिन सफ़ान को उस फ़र्क की कोई परवाह नहीं थी। मगर वो ये भी तो नहीं जानता था कि वो भी उसको पसंद करती है या नहीं, या उसके लिए भी ये दीवार मायने रखती है कि नहीं। उसने अपनी आंखों को खोला और ख़ुद को नॉर्मल किया। उसने कई बार सोचा था कि इजहार कर दे, लेकिन उसे डर था तो सिर्फ एक चीज़ का, इनकार का। वैसे भी अगर किस्मत में उन दोनों का मिलना लिखा हुआ तो कौन उनके मिलन को रोक सकता है। हेनरी स्याह रंग की शर्ट और पैंट में मलबूस शर्ट पर स्याह रंग की ही लेदर जैकेट पहने डांस क्लब के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ एक जगह मशरूब का स्टॉल लगा था और एक तरफ डीजे बैठा मुख्तलिफ अंग्रेज़ी गाने लगा रहा था, जबकि वस्त में ही तमाम लड़के और लड़कियाँ फैंसी लाइट की चमकती रोशनियों में अपनी धुन में मगन नाजेबा लिबास जेबतन किए नाच रहे थे। हेनरी लंबे लंबे डग भरता मशरूब वाले स्टॉल की तरफ बढ़ा। वहाँ से वो शराब की बोतल लिए एक सोफ़े पर बैठ गया। सोफ़े पर बैठते ही उसने ढक्कन खोलते उस बोतल को अपने लबों से लगाया और वह हराम मशरूब अपने अंदर उतार गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। नशे का असर उस पर अब बाकायदा तौर पर हो रहा था, मगर वह अपनी जगह पर ही बैठा रहा कि सामने से एक लंबे कद की दुबली पतली जिसामत की लड़की सुर्ख रंग का चुस्त लिबास जेबतन किए उस तक पहुंची। हेनरी की आंखें अब बंद हो रही थीं। वो लड़की भी नशे में धुत मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठते उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख गई। हेनरी ने अपनी हकीकी आंखें चंदियानी करते उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। वो उसका हाथ थामे उसे लिए खड़ा हुआ। वो लड़की भी खुशी खुशी उसके साथ डांस स्टेप करने के लिए खड़ी हो गई। हेनरी उसे खड़ा करता उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और अगले ही लम्हे अपने भारी मजबूत हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर गया। लड़की उसके थप्पड़ की वजह से सीधा ज़मीन पर गिरी, मगर फिर कहका लगाते खड़ी हुई और हेनरी की गर्दन में अपने दोनों बाजू हाइल कर गई। आई वांट डांस विद यू बेब। लड़की ने उसे डांस करने के लिए आमादा किया, जब हेनरी ने जब्त खोते उसे धक्का दे दिया। स्टे अवे फ्रॉम मी मिस स्टेला जॉर्ज।
हेनरी ये जुमला अदा करता लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकल गया, जबकि अंदर खड़ी स्टेला अपनी इस कदर बेइज्जती पर मुठ्ठियां भेजती रह गई। उसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। ना जाने अब वो अपने शैतानी दिमाग में क्या तरकीब सोच रही थी। हेनरी लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो बिल्कुल ही बेहोशी के दर पर खड़ा था। उसको शराब पीने की आदत नहीं थी, लेकिन जब भी बेसुकूनी हद से बढ़ जाती थी तो वो सुकून पाने के लिए शराब पिया करता था। मगर वो नहीं जानता था कि अब्दी सुकून तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में है, उस रब की इबादत में है जिसे वो मानने से ही इनकार करता था। हेनरी के 2 गार्ड्स ने उसे आगे बढ़ते थामा और उसे सहारा देते गाड़ी में बिठा गए। रात के 8 बज रहे थे। कायनात अपने कमरे में बैठी दरवाज़ा बंद किए मोबाइल में PDF खोले नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसके गाल आंसुओं से तर थे, जबकि हल्की हल्की रोने की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थी। रुबीना, आसिम और आसिम साहब अपने कमरे में थे, जिसकी वजह से वो कायनात की रोने की आवाज़ें नहीं सुन पा रहे थे। कायनात के आंसू मोबाइल स्क्रीन पर भी गिर रहे थे, क्योंकि अब उसके रोने में तेज़ी आ गई थी। उसने आंखें रगड़ते दोबारा नावल पढ़ना शुरू किया कि उसके मोबाइल पर कबीर की कॉल आई। उसने अपनी आंखों और नाक को पास पड़े टिश्यू पेपर से साफ़ किया और कॉल उठा गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कायनात ने भीगे लहजे में कहा। वालेकुम सलाम, लेकिन आपने सलाम और हेलो दोनों एक साथ क्यों बोले? दूसरी तरफ कबीर शरारत से गोया हुआ। क्या करूं, आदत है मेरी, कायनात ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। आप रो रही हैं कायनात? कबीर ने उसकी दबी दबी सिसकियां सुनते परेशानी से सवाल दागा। नहीं, हंस रही हूँ, वो मेरी आदत है हंसते हुए रोने की, कायनात तब कर बोली थी। एक तो उसे नावल पढ़कर रोना आ रहा था और ऊपर से कबीर उससे सवालात पर सवालात पूछ रहा था। आदतें तो बड़ी अजीब व गरीब हैं आपकी, कबीर ने हल्का सा कहका लगाते उससे कहा। तो आपने कॉल क्यों की मुझे? कायनात ने उससे पूछा। मैंने तो आपसे बात करने के लिए कॉल की थी, लेकिन आप रो क्यों रही हैं? कबीर ने एक बार फिर पूछा। जब से उसका और कायनात का निकाह हुआ था, तब से वो दोनों अक्सर फ़ोन पर बात किया करते थे, और आज पहली बार कायनात को उसने रोते देखा था। मैं नावल पढ़ रही थी तो इसमें हीरो कोमा में चला गया। मेरा पसंदीदा कैरेक्टर था, तो इसलिए रोना आ गया। लेकिन आप फिक्र ना करें, इस नावल की हैप्पी एंडिंग है। मैंने चेक करके ही पढ़ना शुरू किया था। कायनात ने अब की बार अपने रोने पर काबू पाते कहा, जबकि कबीर ने अपना सर पीटा। आपको अगर पता है कि हैप्पी एंडिंग है तो फिर क्यों रो रही हैं? कबीर ने कहा तो कायनात ने नाक फुलाई। बेशक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन हीरो कोमा में चला गया, तो क्या ये रोने वाली बात नहीं है? कायनात की बात पर कबीर एक बार फिर हंसा। ये सब सिर्फ कहानियाँ होती हैं, इनका असली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन पर क्यों अपने आंसू ज़ाया कर रही हैं? कबीर ने मध्यम आवाज़ में उसे समझाया। आप नहीं समझ सकते, कभी एक नावल पढ़कर देखें ना तो पता चले। इतने अच्छे तो होते हैं नावल्स, और आप कह रहे हैं कि इनका असली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। कायनात ने भुएं सकेड़ते कहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहता कुछ। मैंने आपसे कहना था कि इस वीकेंड पर हम शादी की शॉपिंग पर चलेंगे, तो क्या आप फ्री होंगी? कबीर ने उसे आरामदेह करते कहा। जी मैं फ्री होंगी, लेकिन मैं एक शर्त पर जाऊंगी कि आप मुझे नॉवेल्स भी लेकर देंगे। मैं अब बुक फॉर्म में पढ़ना चाहती हूँ। हम नॉवेल्स भी लेंगे और आप उन्हें अपने घर ले जाना, फिर मैं शादी के बाद पढ़ लूँगी, कायनात ने अपनी शर्त रखते कहा। जी बेगम, और कोई हुक्म? कबीर के अंदाज पर कायनात मुस्कुराई। नहीं, बस अभी के लिए यही। कायनात अपना रोना भूले कहने लगी। नहीं, अगर कोई और हुक्म है तो बता दें, नौकर हाजिर है। कबीर ने फारिग दिली नहीं, फराख दिली है, मैंने गलत लिख दिया, फराख दिली से कहा। बस आप मुझे नॉवेल्स पढ़ने से ना मना करना, बाकी सब ठीक है। कायनात ने एक बार फिर बाआवर कराया। मेरी मजाल जो मैं किसी भी चीज़ के लिए रोकूं आपको, क्योंकि मुझे तो किसी की आंखों में आंसू गवारा नहीं है। कबीर ने फिर कहा तो कायनात शर्माई। अच्छा, अब आप कॉल कट कर दें, मैंने नावल भी पढ़ना है प्लीज़। कायनात की बात पर कबीर मुस्कुराया। ओके, मैं काट देता हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप रोएंगी नहीं। कबीर ने उसे वादा लेना चाहा। वो नहीं चाहता था कि कायनात दोबारा रोना शुरू कर दे। ठीक है, नहीं रोती, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। कायनात ने भी हामी भरी। आप भी ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़। कबीर ने कहकर कॉल काट दी। मम्मी डैडी किड मिल गए मुझे तो। कबीर कॉल काटने के बाद मोबाइल को देखते बड़बड़ाया। उसकी सुनहरी आंखें कायनात की बात सुनते मुस्कुरा रही थी। ये कहना गलत ना होगा कि नॉवेल्स की दीवानी कायनात 29 साला बिजनेसमैन को अपना असीर कर चुकी थी।
जर्लिश संगार मेज़ के सामने खड़ी अपने घने लाइट ब्राउन बालों में कंघी कर रही थी। उसके जहन में लोगों की कही गई कई बातें गर्दिश कर रही थी। कल की दावत पर तकरीबन हर बंदे ने उसके हिजाब पर सवाल उठाया था। लोगों ने तो इस मामले में उसका जीना हराम कर दिया था। वो कंघी करते हुए मुसलसल अपने खूबसूरत बालों को देख रही थी और लोगों की तल्ख बातों को सोच रही थी। लोग उसे कहते थे कि बाल औरत का हुस्न होते हैं, तो वो क्यों अपना हुस्न दुनिया से छुपाती है। जर्लिश काफ़ी देर से खड़ी उन बातों को सोच रही थी और फिर उसकी सुनहरी आंखों में एक चमक उभरी, पुरएतमादी की चमक। ये बात वो जानती थी कि लोगों की ना सुनकर वो अपने अल्लाह को खुश कर रही है। बेशक बाल औरत का हुस्न होते हैं, लेकिन औरत का हुस्न देखने का हक सिर्फ उसके महरम रिश्तों को है, ना कि हर अरे गहरे को। तो फिर क्यों वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अपना हुस्न पूरी दुनिया को दिखाए। बेपर्दा औरतें अपने हुस्न की नुमाइश कर रही होती हैं, और क्या औरत का हुस्न इतना बेमायनी है कि उसकी नुमाइश की जाए। ये हुस्न भी तो अल्लाह की अमानत है, और अमानत में ख़यानत करना मोमनों का शेवा नहीं। ये थी एपिसोड। आई होप सो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। और एपिसोड जो थी वो लॉन्ग थी, इसमें 7 सीन्स थे टोटल। मैंने जो लास्ट मेरे ख्याल में 6 सीन्स वाली लॉन्ग दी थी, ये 7 वाले थे, तो ये ज़्यादा लॉन्ग थी। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वॉइस ओवर भी जो है ना जल्दी जल्दी करूँ, मतलब इतनी जल्दी नहीं कि आप लोगों को समझ ही ना आए, जल्दी करूँ ताकि जो है ना ड्यूरेशन कम रहे। ज़्यादा ड्यूरेशन में फिर एडिटिंग भी टाइम लेती है, अपलोडिंग भी टाइम लेती है, तो फिर इस वजह से जो है ड्यूरेशन कम रखी गई है। बाकी एपिसोड लॉन्ग ही थी। और आप लोग जो है रिव्यूज़ लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक भी करना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और वो टिकटॉक, इन तीनों के लिंक्स जो है मेरे चैनल के अबाउट में हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ भी देख के मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह, एडिट, शॉर्ट्स, ये सब मिलती रहा करेंगी। और अब जो नेक्स्ट एपिसोड है यानी एपिसोड 3 का पार्ट 1, वो अपलोड होगा वेडनेसडे को, 2 डेज़ के गैप से। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। और अपने मुल्क के लिए तो सबसे बढ़ के बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और नेक्स्ट जो एपिसोड है ना, उसमें क्योंकि कुछ मैंने कैरेक्टर्स तो पहले इंट्रोड्यूस करा दिए थे जो मेन कैरेक्टर्स थे, तो कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उस वाली में आएंगे, उसमें भी आएंगे, उससे नेक्स्ट पार्ट में भी आएंगे, बाब नंबर 2 में भी बहुत से कैरेक्टर्स आएंगे। कैरेक्टर्स जो अभी न्यू कैरेक्टर्स भी आने हैं, सारों को मैंने एकदम ही स्टार्ट में नहीं किया, क्योंकि फिर इस तरह से जो है ना नॉवल का मज़ा नहीं आता। तो नेक्स्ट एपिसोड में जो है इंशाल्लाह ताला न्यू कैरेक्टर्स भी आते रहेंगे। तो आप लोग फिर वेडनेसडे तक का वेट करें और दुआ करें कि हालात ठीक ही रहें, ताकि आपको टाइम पर एपिसोड्स मिलती रहें। कल भी जो कुछ भी हुआ, मतलब जो अटैक्स हुए थे इधर बेस पर, नूर ख़ान बेस पर, उसकी वजह से जो है, मतलब परसों रात को हुए थे 2 बजे के बाद ही, उसकी वजह से नेटवर्क इशू काफ़ी हो गया था हमारा। मेरा तो घर भी पास ही है उसका। एपिसोड इस वजह से लेट हो गई थी। चलें अब एंड करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अल्लाह हाफ़िज़।